हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। हमारे GVTI ई लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हमारे परिवेश में द्रव्य यानी मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने जाना मैटर क्या है, मैटर किस चीज़ का बना है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य किस चीज़ का बना होता है, द्रव्य कौन कौन सी चीज़ें द्रव्य नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें द्रव्य हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हमने जाना द्रव्य कितने प्रकार का है जो हमें पढ़ना है। वैसे 5 प्रकार का है। मैटर इज ऑफ 5 टाइप्स, हमें 3 ही पढ़ना है। लास्ट में हम जो 2 टाइप्स आपके बच गए हैं, जो 2 प्रकार बच गए हैं, थोड़ा सा हम उन्हें डिस्कस करेंगे जो आपका सिलेबस में नहीं है, ना ही एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा। ये हमारा लेक्चर 2 है, तो इसमें आगे की जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल और गैस, उनके बारे में हमने जाना। उनकी जो गुणधर्म थे, प्रॉपर्टीज थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, उनके आकर्षण का जो बल था उसके बारे में हमने जाना। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड्स में उससे कम होगा, गैस में सबसे कम होगा। तो उसी से आगे जो चीज़ें निकली, तो सबसे पहला है विसरण यानी डिफ्यूजन। ये हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि जो आपका द्रव्य है, मैटर है, वो पार्टिकल्स का बना है। उसका हमने प्रूफ देखा था, उसको सिद्ध किया था कि वो क्यों आपका कणों से बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु और अणुओं से मिलकर वो बना होता है। तो क्यों बना होता है, उसका उदाहरण हमने लिया था मिक्सिंग ऑफ गैस। हमने क्या किया था, यहां पर आपकी कोई 2 गैसेस थी, एक को मैं पीले रंग से दिखा रहा हूं और एक को मैं नीले रंग से दिखा रहा हूं। तो ये हमने एक गैस 1 है, ये गैस 2 है। तो जैसे आप इसको हटाओगे, ये आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। आपका कहीं पे पीला रंग दिखेगा, कहीं पे नीला रंग दिखेगा, तो मिक्सचर दिखेगा, एक मिश्रण दिखेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं हम डिफ्यूजन यानी विसरण। उसके कणों के कारण किसी पदार्थ का फैलना और अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित होना, द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। तो ये तो हुआ 2 गैसेस को आपने मिक्स कर दिया। क्या 2 लिक्विड्स को मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप डेली करते भी हैं। आप एक पानी लीजिए और कोई दूसरा, आप कोई पेप्सी ले लीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए, घुल जाएगा वो पीने लायक होना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम देख रहे हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है, तो मिश्रण बनाना। सॉलिड्स और गैस का भी मिश्रण हो सकता है, ठीक है। तो मिश्रण आपका 9 प्रकार का हो सकता है आपका, वो हम अगले चैप्टर में आपका देखेंगे, ठीक है, चैप्टर 2 में, जो है आपका शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो गैस और गैस का भी आपने मिश्रण देखा, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना है। तो गैसेस में मिश्रण अभी हमने देख लिया, डिफ्यूजन ऑफ गैस हमने देख लिया, 2 गैसेस को मिक्स कर दिया। जैसे आपने ये ऑब्स्ट्रक्शन, जो रुकावट थी, वो हटाई। विसरण द्रव्य में यानी लिक्विड्स में डिफ्यूजन कैसे होगा, अभी हमने डिस्कस किया। आप कोई भी आप द्रव्य लीजिए, पानी ले लीजिए और दूसरा कोई भी द्रव्य ले लीजिए, विनेगर ले लीजिए, आप सिरका जिसको बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड उसको बोलते हैं, वो मिक्स कर दीजिए, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पानी में तो काफी सारी चीजें आपकी घुल जाती हैं। तो 2 लिक्विड्स को आपने मिक्स कर दिया, 2 द्रवों को आपने घोल दिया। अब आते हैं हम ठोसों में विसरण। क्या सॉलिड्स मिक्स हो सकते हैं? देखिए सॉलिड कैसे मिक्स होगा, आपने मान लीजिए आप सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं, तो हम ज्यादातर सॉलिड्स यानी ठोसों को जो हम मिश्रण बनाते हैं, वो हम किसी ऐसे सॉल्वेंट में बनाते हैं, ऐसे विलायक में बनाते हैं जो आपका लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में मौजूद होता है। जैसे पानी है, पानी में हम चीनी घोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल बना, ये उदाहरण बना, ठोस को आपने किसी द्रव में घोल दिया। सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, ये उसका उदाहरण हुआ। 2 सॉलिड्स को कैसे आप मिक्स करेंगे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप ब्लैक बोर्ड पे चौक से कुछ लिख दो, ठीक है, और उसे छोड़ दो लिखा हुआ। तो काफी टाइम बाद जब आप आएंगे वापस उसको मिटाने के लिए, तो उसमें दिक्कत होगी। तो चौक जो है आपका, वो सॉलिड सब्सटेंस है, ठोस है, भले ही वो पाउडर फॉर्म में है। और जो ब्लैक बोर्ड है, उसकी जो सतह है, उसका जो सरफेस है, वो भी कैसा है, वो भी ठोस है, सॉलिड है। तो ये मिक्सिंग का, जब ये अगर मिक्स नहीं हुआ होता तो आपको मिटाने में दिक्कत ना हुई होती,
मिटाने में दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है ठोसों में विसरण, ये बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, इसमें बहुत टाइम लगता है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि आप दो बॉक्स लो, एक आयरन का ले लो और एक कॉपर का, एक लोहे का और एक तांबा का, उसको चिपका दो, छोड़ दो। काफी टाइम बाद, बहुत साल बाद जब आप आएंगे, उन्हें हटाने में आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो कण है और इसके जो कण है वो मिक्स हो जाएंगे, मिश्रण बना लेंगे। तो ये इसमें लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो आप। ये बहुत ही स्लो होता है। ब्लैक बोर्ड का एग्जाम्पल हमने दिया और हमने एग्जाम्पल दिया आपका ये दो मेटल्स का, दो धातुओं का। ठीक है, तो सॉलिड्स में विसरण बहुत ही स्लो प्रक्रिया है। गैसेस में सबसे फास्ट होता है, सबसे तेज होता है गैसों में। उसका उदाहरण है धूप बत्ती। ठीक है, धूप बत्ती गर्म है, उसकी हवा ज्यादा फैलती है, दूर से ही हमें उसकी खुशबू आ जाती है। दूसरा उदाहरण है गरम खाना, बिल्कुल जो ताजा खाना होता है, उसकी जो स्मेल है, उसकी जो गंध है, उसकी जो सुगंध है, वो आपको दूर से आ जाती है। लेकिन ठंडे खाने की सुगंध आपको दूर से नहीं आएगी, उसे लेने के लिए पास जाना पड़ेगा। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ठंडा खाना है उसमें जो विसरण होगा उसके कणों का, डिफ्यूजन जो होगा उसके पार्टिकल्स का, वो बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही धीमा होगा। इसीलिए दूर से आप पता नहीं लगा सकते कि खाना रखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बुक का क्वेश्चन था, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका ताप का सामान्य मात्रक तथा ताप का एसआई मानक, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो जो स्टैंडर्ड, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, टेम्परेचर का यानी ताप का जो यूनिट है वो है डिग्री केल्विन। इसको हम के से लिख देते हैं। कॉमन जो है वो है सेल्सियस। इसके अलावा एक और है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो हमें यूज करना है वो हमें दो ही पढ़ने हैं आपके, केल्विन और सेल्सियस हमें पढ़ना है। फ़ारेनहाइट कॉमन डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है आपका, आप बीमार होते हैं तो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो बताता है कि आपको 100 डिग्री बुखार है, तो 100 डिग्री किस में बताता है? वो फ़ारेनहाइट में बताता है। सेल्सियस में वही वैल्यू अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो 37.2 होता है, 98.4 होता है नॉर्मल, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। ये बॉडी टू बॉडी वेरी भी करता है। ऐसा नहीं है किसी का 98 है तो उसको बुखार होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को 99 हो गया तो उसको बुखार हो गया। ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, हर किसी का बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है उसकी फिटनेस के आधार पर। जो कॉमन है वो 98.4 ही है, इसी को मानते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक 37.2 डिग्री सेल्सियस। तो हमें केल्विन और सेल्सियस ही पढ़ना है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? एसआई यूनिट आपकी केल्विन है। कोई भी पूछेगा कि आपकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या एसआई यूनिट, एसआई मात्रक या मानक जो है ताप का, वो केल्विन है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है कि केल्विन हमेशा बड़ा होगा सेल्सियस से। कितना बड़ा होगा? 273। ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला है आपका, बिल्कुल सिंपल। इस पे एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, सेल्सियस से केल्विन चेंज कराएगा या केल्विन से सेल्सियस में तब्दील कराने के लिए कहेगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सीधा साधा। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जिसको बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। इसको चेंज करना है केल्विन में। क्यों? क्योंकि सेल्सियस तो लिख के दिया ना, तो केल्विन में ही पूछेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केल्विन निकालना है, तो क्या दिया है? सेल्सियस, सेल्सियस में रख दीजिए। आंसर बड़ा सीधा साधा इसका आएगा कितना? 373 केल्विन। 373 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस। उल्टा करवा देगा कि भाई आप मान लीजिए 100 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में तब्दील कीजिए कि डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तो फॉर्मूला हमें पता है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। जो चीज दे रखी है उसमें पुट कर दीजिए। केल्विन दे रखा है कितना? 100, तो केल्विन की जगह रख देंगे। तो यहां से हमारा सेल्सियस आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 100 माइनस 273 कितना आएगा?
माइनस कर लो इसको, 173 लेकिन माइनस में डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आ गया। तो एनसीईआरटी में 2-4 क्वेश्चंस हैं इसके बिल्कुल सिंपल सिंपल, ये आप कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, द्रव्य की, द्रव्य नहीं होगा ये, द्रव्य होगा यानी मैटर, उसकी चेंज ऑफ स्टेट हम कर रहे हैं। मैटर की हम स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनाना चाहते हैं, या लिक्विड से गैस बनाना चाहते हैं, ठोस से द्रव बनाना चाहते हैं, द्रव से गैस बनाना चाहते हैं, या उल्टा करना चाहते हैं, गैस से आपका द्रव बनाना चाहते हैं, गैस से लिक्विड बनाना चाहते हैं। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, ताप परिवर्तित करके और दाब परिवर्तित करके, यानी टेम्परेचर को चेंज करके, और दूसरा है प्रेशर को चेंज करके। तो अभी जो प्रेशर का जो रोल है, जो प्रेशर का रोल है, वो सिर्फ और सिर्फ गैस में आता है और किसी में नहीं आता। बताएंगे क्यों, कि गैस में इसका रोल आएगा। दूसरा, टेम्परेचर का रोल हर जगह आएगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। ठीक है, तो दो ही फैक्टर है आपके, टेम्परेचर को बदल दो और प्रेशर को बदल दो, तो आपका अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, उल्टा भी, गैस से लिक्विड या गैस से सीधा सॉलिड भी बन जाएगा। वो प्रोसेसेस, उनके जो नाम है, साइंटिफिक नेम, वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे विद डेफिनेशंस, परिभाषा के भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो पहला है आपका मेल्टिंग यानी गलन। मेल्टिंग को कॉमन लैंग्वेज में मेल्टिंग बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम जो है वो फ्यूजन है। फ्यूजन का क्या मतलब होता है कि आपका कोई भी सॉलिड यानी ठोस क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, यानी द्रव या तरल, कुछ भी कह लीजिए। तो सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, मेल्टिंग का मतलब क्या है, कि सॉलिड आपका चेंज हो जाए लिक्विड में, उस टेम्परेचर को, उस ताप को क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। ठीक है, प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रक्रम को क्या कहेंगे, गलन कहेंगे। तो जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, गलन अथवा संगलन कहलाता है। संगलन मतलब फ्यूजन। अच्छा, एक चीज और, जिस टेम्परेचर पे ये बदलेगा, हम प्रेशर को कितना मानेंगे, दाब को कितना मानेंगे, वायुमंडलीय दाब, अंग्रेजी में बोले तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर। जो आपका प्रेशर है वो फिक्स कर दिया गया है, कितना, एटमॉस्फेरिक। इसका वैल्यू होता है 180 m। ये वो प्रेशर है, वो दाब है जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रोसेस चलता है रेस्पिरेशन का, वो चलता है आपका सांस लेने का, वो चलता है आपका A1 एटमॉस्फेयर पे। ये जो एटमॉस्फेयर लिखा है, ATM का मतलब है एटमॉस्फेयर, ये आपका मानक है, ऐसा यूनिट है या सिंपल यूनिट है किसका, दाब का, प्रेशर का। ठीक है, अभी इतना ही याद रखिए कि गलनांक निकालना हो, गलन करना हो, या क्वथनांक निकालना हो, तो हम वहां पर दाब की वैल्यू कितनी रखते हैं, 180 m। ठीक है, इतना आप याद रखिए। तो जिस टेम्परेचर पे प्रोसेस होगा, जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड से लिक्विड बनेगा यानी ठोस से द्रव बनेगा, कौन से दाब पे, एटमॉस्फेरिक दाब पे यानी वायुमंडलीय दाब पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यानी वायुमंडलीय दाब पर, उसे हम कहते हैं गलनांक, अंग्रेजी में बोले तो मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है, ये ठोस के कणों के बीच का आकर्षण के बल की क्षमता को बताता है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ, मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड के बारे में बताएगा। तो क्योंकि मेल्टिंग, गलन जो है वो सॉलिड का ही होगा, और सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। इसका उदाहरण है, एग्जांपल है, बर्फ से, बड़ा ही कॉमन एग्जांपल, पानी बनना, आइस टू वाटर। सब जानते हैं बर्फ सॉलिड अवस्था में होती है और पानी लिक्विड अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये था आपका गलनांक, सबको पता होना चाहिए और आपको पता होगा भी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गलनांक जो है बर्फ का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, और हम इसको बोल सकते हैं 273 केल्विन, अभी मैंने सिखाया था। तो ये जो वैल्यू है, ये आपका आइस किस में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ से पानी बनना शुरू हो जाएगा। आपको ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको वो पूरी बर्फ की बर्फ पानी में परिवर्तित करनी हो, पूरा जो आइस है आपको उसको चेंज करना हो वाटर में।
तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मान लो किसी देश का ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे पानी भी होगा और आइस भी होगी। बात समझ रहे हैं? इस पे दोनों अवस्थाएं होंगी, ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है आपका, ठीक है। वो आप 11वीं कक्षा में पढ़ोगे इक्विलिब्रियम। 0 डिग्री पे दोनों अवस्थाएं होंगी, वाटर भी होगा और आइस भी होगा, पानी भी होगा और बर्फ भी होगी। बस वो शुरू होता है, ये मतलब है उसका, ठीक है। मान लो किसी देश का -10 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे अगर रोड पे पानी पड़ा है, मान लो रोड पे किसी ने पानी फेंक दिया, तो वो क्या बन जाएगा? थोड़ी देर बाद बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका कम पड़ गया। वहीं पे मान लो किसी देश का टेम्परेचर, जैसे हमारे देश का टेम्परेचर अभी कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर किसी ने बर्फ रख दिया कहीं पे, बर्फ का टुकड़ा रख दिया, थोड़ी देर बाद वो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। क्यों? 0 से बड़ा है, तो ये अंतर है। 0 से बड़ा है तो जल्दी वो परिवर्तित हो जाएगा, आइस से लिक्विड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, बर्फ से पानी बन जाएगा। और अगर माइनस में है, 0 से कम है, तो वो बर्फ की तरफ जाएगा। ये मतलब होता है गलनांक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वथनांक यानी बॉइलिंग। तो बॉयल आप किसको करते हो? पानी को गर्म करते होंगे आप, चाय बनाने के लिए या पानी पीने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए। तो पानी तो लिक्विड स्टेट में है ना, तरल में है, और जब उसे बॉईल करोगे आप, बहुत ज्यादा बॉईल करोगे तो भाप बन जाएगा, गैस में बन जाएगा। तो पानी, वाटर होता है लिक्विड स्टेट में, और गैस में जब वो परिवर्तित होता है उसे हम भाप बोल देते हैं, स्टीम बोल देते हैं, ठीक है। तो लिक्विड से गैस बनने की जो प्रक्रिया है, जो तरल से गैस में परिवर्तित होने का जो प्रक्रम है, उसको हम वाष्पन कहते हैं या बॉइलिंग कहते हैं, और वेपराइजेशन साइंटिफिक लैंग्वेज में वेपराइजेशन कहते हैं। तो प्रोसेस आप समझ गए, लिक्विड से गैस बनेगा। दूसरा, जब ये होगी प्रक्रिया तो टेम्परेचर क्या होगा? उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक। क्वथन मतलब बॉइलिंग और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट हो रहा था, गलनांक हो रहा था। तो जिस ताप पर आप परिवर्तन करेंगे, इसको तरल से गैस बनाएंगे, कौन से दाब पर? एटमॉस्फेरिक दाब पर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी वायुमंडलीय दाब पर। उस ताप को हम क्या कहेंगे? आपका कहेंगे क्वथनांक, ठीक है। अब जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो होता क्या है? वो स्टीम में क्यों बन जाएगा, वो गैस क्यों बनेगा? देखिए, लिक्विड है आपका ऐसा, उसके जो कण हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर है, और गैस के और भी दूर दूर है। तो होता क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनमें धक्का मुक्की ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, ये दूर दूर भागेंगे, ठीक है। दूर दूर भागने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा, हिंदी में काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इससे क्या होगा? उनकी जो स्पीड है, उनकी जो चाल है, उनकी जो गति है, वो भी बढ़ जाएगी। अब ये दूर हो जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि इसको हमने इस बॉक्स में, इस बक्से में बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना बड़ा बक्सा नहीं है, बहुत बड़ा बक्सा है भाई, बहुत बड़ा, बहुत मतलब बहुत ही बड़ा। और बक्से की कोई लिमिट नहीं है, कोई उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है कि भाई इतना छोटा होगा, बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत ही बड़ा। तो ये दूर भागेंगे, कितना दूर भागेंगे? जितना दूर ये भाग सकते हैं। और आप जानते हो, जितना दूर हो जाएगा कोई भी कण एक दूसरे से दूर हो जाए, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाए, तो होगा क्या? उनके जो फोर्स है वो आपका कम हो जाएगा। और यही तो हमें चाहिए। गैस में आपका दो कणों के बीच का जो आकर्षण का बल है वो काफी कम होता है, यही तो गैस का मतलब होता है। इसीलिए उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। वॉल्यूम तो है उसके पास, लेकिन कोई आकार नहीं है। मास भी है, लेकिन कोई आकार नहीं है, ठीक है। तो ये था रीजन कि जब द्रव को गर्म किया जाता है, जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ देगी। ऑफ कोर्स वो टूटेगा जब वो दूर होंगे, ठीक है। तो ये मतलब है आपका बॉइलिंग का। तो बॉइलिंग जब आप करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बताता है? ये बताएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बताएगा उसकी वैल्यू, आकर्षण के बल की माप बताएगा। किसका? तरल का, द्रव का, लिक्विड का। जैसे मेल्टिंग क्या बता रहा था? मेल्टिंग पॉइंट आपका सॉलिड का बता रहा था, मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा था, ठीक है। द्रव का क्वथनांक उसके कणों के बीच का आकर्षण के बल की माप है। बात समझ रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या बता रहा था? गलनांक बता रहा था सॉलिड्स के बारे में, ठोस के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनके बीच में आकर्षण का जो बल था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसकी माप बता रहा था, उसकी वैल्यू बता रहा था। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है
क्वथनांक है वो लिक्विड के बारे में बताता है, क्योंकि आप लिक्विड को बॉईल करते हो, आप तरल को जलाते हो, तरल को हीट करते हो, ठीक है, तरल को वेपराइज करते हो, बोले तो उसको वाष्पन में परिवर्तित करते हो, उसका क्वथनांक होगा। तो ये लिक्विड के जो कण है उनके बीच का आकर्षण का बल का माप बताता है। ठीक है, समझ में आया होगा, ज्यादा टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, एक एक बार में आप सब कुछ समझ लेंगे। अब हम थोड़ा पलटते हैं, गैस टू लिक्विड करते हैं, अब उल्टा करते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। नाम एकदम याद होना चाहिए, हिंदी में बोले तो संघनन। तो अभी हुआ क्या, देखिए ये हमने अभी पढ़ा, ये हमने भी पढ़ा, इसको बोलते हैं मेल्टिंग, क्वथन हिंदी में बोले तो, या फ्यूजन, ठीक है, और इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन यानी वाष्पन। क्वथन नहीं बोलते, इसको गलन बोलते हैं, है ना। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हम गैस से लिक्विड में जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं संघनन। अब आप सोचेंगे यार सीधा करना तो ये तो हम घर में कर लेते हैं, बर्फ से पानी बना लेते हैं ऐसे ही छोड़ के, और पानी को गैस में भी परिवर्तित कर लेते हैं। अब उल्टा कैसे करेंगे, तो उल्टा हम कर सकते हैं, जैसे कि आप आइसक्रीम वाले को देखना, जो मदर डेयरी, क्वालिटी वॉल, जो भी आइसक्रीम आप खाते हो, उसका फ्रिज देखना आप, उसकी जो बर्फ होगी वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसकी जो बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस में होती है ना। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। वैसे इसका हम सीधा साधा एक उदाहरण ले लेते हैं, आपका दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे गैस से आप लिक्विड बनाते हो, ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन का, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको अगला जो प्रोसेस है वो है, जैसे आप नोटिस करिएगा सर्दी के दिन में होगा क्या, आपके खिड़कियों पे, जो घर की खिड़कियां हैं उन पे पानी चिपक जाता है बाहर, ये आपने नोटिस किया होगा। वो क्या होता है, वो पानी कहाँ से आया, जो हवा में पानी मौजूद है जिसको मॉइस्चर बोलते हैं, नमी बोलते हैं, वो ठंडे होने की वजह से आपका इतना वो ठंडा हो जाता है। ये गैसेस स्टेट में था, मॉइस्चर जो था वो गैसेस स्टेट में था, जो दिखता नहीं है। ये परिवर्तित हो गया था टेम्परेचर ठंडे होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से, ठंड की वजह से, ताप गिर गया था, और आपका ये परिवर्तित हो गया था पानी में, लेकिन कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में, जो आपको दिखाई देता है। इसका एक और उदाहरण है आपका ठंडे पानी की बोतल के बाहर पानी का जमना, ये भी इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब ये हम करेंगे कैसे, देखिए जब हम सीधे जा रहे थे, सॉलिड से लिक्विड बना रहे थे, लिक्विड से गैस बना रहे थे, तो हम ताप को बढ़ा रहे थे। जब हम सीधे जाते हैं तो ताप बढ़ता है, अब हम उल्टे आ रहे हैं तो ताप घटेगा। ठीक है, ठंडा कर रहे हैं ना आप ठंडा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं तो ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो ये सिंपल है कि गैस को चेंज कर दिया लिक्विड में, अब कैसे चेंज करेंगे, ठंडा करके, बताया टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ठंड में ये प्रोसेस हो सकता, गर्मी में नहीं हो सकता। गर्मी में आपको खिड़कियों के बाहर पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, नेचुरली, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जब आप टेम्परेचर घटाओगे, जब बढ़ा रहे थे तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, अब टेम्परेचर घटा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो काइनेटिक एनर्जी घटने की वजह से जो आपके कण हैं वो थोड़े पास पास आ जाएंगे। ये गैस था, आपने टेम्परेचर घटाया, कण पास पास आ गए। अब ये मत कहना कि यहाँ 2 कण दिख रहे हैं, आपने 3 लिख दिए। अरे भाई बहुत सारे कण है, बहुत सारे कण है, इतना सा डब्बा नहीं है, बहुत बड़ा डब्बा है, उसमें कण ही कण है, उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं, तो ये थोड़े पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने का ही क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। और पास पास कर दो, सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये था इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आपका परिभाषा पूछ सकता है और रीजन पूछ सकता है। रीजन क्या लिखेंगे, जब हम ताप घटाते हैं तो गतिज ऊर्जा घटती है, व्हेन वी डिक्रीज टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स बिकम कम क्लोजर, सुसंकुलित हो जाएंगे आपके अणु परमाणु, और आपका वो क्या किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा, लिक्विड में, तरल में। इतने भी पास नहीं होंगे, ठीक है, इतना भी ठंडा नहीं कर रहे हम, ठीक है, और सारी चीजें ऐसे ठंडी नहीं हो सकती अचानक से, वो सीधा पहले लिक्विड बने फिर गैस बने, वो सॉलिड बने, ऐसे नहीं होता। बहुत महंगे प्रोसेस हैं, मशीनें लगती हैं इसमें। जैसे फ्रिज है आपका, फ्रिज कैसे चलता है आपका, बिजली से चलता है ना, और अगर आप जला भी रहे हैं किसी चीज को तो गैस लगती है, गैस भी पैसों की आती है और बिजली भी पैसों की आती है। यानी अगर आपको सीधे भी जाना है
तो भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे गैस के लिए। उल्टा आना है, गैस से लिक्विड करना है, तो भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे फ्रिज में। ठीक है, अगला है लिक्विड टू सॉलिड। ये तो हम यार करते हैं, लिक्विड टू सॉलिड ये तो हम करते हैं यार। पानी से हम बर्फ नहीं बनाते हैं क्या फ्रिज में? तो ये तो आपका डेली का एक एग्जाम्पल हो गया। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग यानी हिमीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं हिमीकरण। तो लिक्विड को, तरल को ठोस में बदलना, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। ये तो सीधा साधा एक उदाहरण है। सोलिडिफिकेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज सोलिडिफिकेशन। अब वही, जब आप टेम्परेचर घटाओगे, ऑफ कोर्स आपको टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। ऐसे जा रहे थे तो ताप बढ़ा रहे थे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। अब आप उल्टे आ रहे हो, ऐसे ऐसे आ रहे हो आप। अभी हम लिक्विड से सॉलिड पढ़ रहे हैं, अब गैस से सॉलिड में भी आएंगे। तो उल्टा आओगे, टेम्परेचर घटाओगे। अब लिक्विड ऑलरेडी आपका थोड़ा पास पास था, उसमें टेम्परेचर घटाओगे वो और पास पास आ जाएंगे। और यही तो हमें करना है। अगर आपको सॉलिड बनाना है तो बिल्कुल स्पेस कम कर दो, उनके बीच का जो रिक्त स्थान है बिल्कुल घटा दो, जितना हम घटा सकते हैं। ऐसा नहीं जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत हर चीज ना कंप्रेस होती है, दबती है। तो जब आप उनको पास पास लाओगे तो सॉलिड में वो परिवर्तित क्यों होगा? काइनेटिक एनर्जी घटेगी, स्पीड घट जाएगी। वी मतलब स्पीड, चाल घट जाएगी। और आपके जो कण हैं वो एक मतलब निश्चित स्थान, फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और ग्रहण अगर उन्होंने कर लिया तो एक आकार बन जाएगा प्रॉपर। जैसे पानी को जब आप ठंडा करते हैं तो वो बर्फ का आकार लेता ही लेता है। उसे जिस चीज में आप डालेंगे, जैसे हम ट्रे में डालते हैं तो ट्रे में वो आपका क्यूबॉइड शेप का या वक्र शेप का, जो भी आप बोलते हैं क्यूब, ठीक है, वैसा बनता ही बनता है। जैसे आइस क्यूब बोलते हैं कि दुकान पे जाते हैं तो हमें आइस क्यूब दे दो, ठीक है, पैकेट आता है उसका। तो यही है कि जब आप ठंडा करेंगे तो उनके कण जो है गति करना बंद कर देता है। बिल्कुल बंद नहीं करेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए वो फिक्स्ड पोजीशन में आ जाएंगे और क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो सिंपल है, टेम्परेचर घटाते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, सॉलिड बन जाएगा। गैस से लिक्विड बनाना था तो भी टेम्परेचर ही कम किया था। अब हम गैस से सॉलिड बनाएंगे सीधा। इसका उदाहरण देखो, आपने देख लिया पानी से बर्फ बनाना। दूसरा है सब्लिमेशन, तीसरा जो है सब्लिमेशन। ये हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूं। हिंदी में इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका मतलब होता है सॉलिड से गैस में सीधा परिवर्तित होना, सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तित होना। तो उसे आगे देखते हैं अभी। लेटेंट हीट, इसके बाद हम सब्लिमेशन पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, ऊर्ध्वपातन पढ़ेंगे। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊर्जा। छुपी हुई ऊर्जा, छुपी हुई ऊर्जा क्या क्या मतलब है? मान लीजिए आपको बर्फ से पानी बनाना है, तो या तो आप इसे गर्म करेंगे, हालांकि हम अपने देश में गर्म नहीं करते हैं, आप रख दीजिए, सर्दी में भी बर्फ पिघल जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर क्योंकि हमारा जीरो से ऊपर ही रहता है। ठीक है, इंडिया का टेम्परेचर माइनस में किसी किसी राज्य में जाता है, बाकी नहीं जाता है। माइनस में तो मैंने सुना भी नहीं। तो होगा क्या? या तो आप इसे गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो होगा क्या? गर्म आप करते हैं तो आप क्या लगाते हैं? गर्मी उसमें पैदा करेंगे, हीट एनर्जी लगाएंगे उसमें, ऊष्मा, ऊष्मा लगाएंगे, ऊष्मा ऊर्जा। तो होगा क्या? गर्म होगा अगर बर्फ है आपका सॉलिड स्टेट में और पानी है आपका लिक्विड स्टेट में। तो अब अगर आप गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, कण दूर दूर होंगे, लिक्विड या गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब या तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए, एक तो ये ऑप्शन है, या फिर हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। ये प्रक्रिया किस पे होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो जाएगी और अब हम इस टेम्परेचर पे इसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जब आप गर्म करेंगे, जो ऊष्मा आप प्रदान करेंगे, जो एनर्जी आप सप्लाई करेंगे, उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं, उसी को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर गुप्त ऊष्मा जो है, लेटेंट हीट है, उसको परिभाषित 1 किलो के लिए किया गया है। मतलब आप कितना बर्फ हीट करेंगे? 1 किलोग्राम। इसकी वैल्यू भी होती है, वैल्यू याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो छुपी हुई ऊष्मा होती है पहली बात तो। और ये किस लिए आप करते हो? चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, अवस्था को परिवर्तित करने के लिए।
और जो आप ये सप्लाई करोगे ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा, जो उनके बीच का आकर्षण का बल है उसे तोड़ देगा। टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आता है कि गुप्त ऊष्मा पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्यों नहीं करती है? क्योंकि टेम्परेचर आपका फिक्स है। ये सिर्फ गतिज ऊर्जा में वृद्धि इसलिए नहीं होती क्योंकि पदार्थ के ताप में कोई भी वृद्धि नहीं होती। ये प्रोसेस ही आप 0 डिग्री सेल्सियस पे करोगे, समझ रहे हो? टेम्परेचर फिक्स है आपका, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ने नहीं वाली, सिर्फ फोर्स टूट जाएगा उसके बीच का, क्योंकि टेम्परेचर तो फिक्स कर रखा है ना। तो कुल मिला के दोनों एक ही बात है। दोनों बात क्या है कि अगर आपको ये प्रक्रिया करनी है, या तो आप 0 डिग्री सेल्सियस करो, ठीक है, किसी भी तरीके से, फ्रिज में करो या गैस पे करके करो, किसी भी तरीके से, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसमें 0 डिग्री सेल्सियस अगर किसी देश में है, फिक्स हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, उस देश में उतना ही टेम्परेचर है, उसे वहां पर हम गर्म कर देंगे। तो दोनों एक ही बात है जो एक दूसरे को कंपनसेट करती रहती है। मतलब इसका आंसर वो आएगा, वो इसका आंसर बनेगा, इस तरीके से। तो ज्यादा कुछ टफ चीज नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो लेटेंट हीट हमारा दो तरह का है, संगलन की गुप्त ऊष्मा है पहला जो प्रकार है। तो पहला जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड बनना, जो भी मैंने बताया आपका। संगलन की गुप्त ऊष्मा यानी ठोस से द्रव बनना। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। 1 किलोग्राम होना चाहिए आपका ठोस, और वो परिवर्तित होगा आपका लिक्विड में यानी द्रव में, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर तो हमने फिक्स कर रखा था, वो प्रोसेस ही उस टेम्परेचर पे होगा। आइस से पानी बनाना है तो भैया टेम्परेचर तो आपका 0 से शुरुआत हो जाना चाहिए। तो टेम्परेचर पहले हम फिक्स कर देते हैं, उसको स्थिर कर देते हैं, उसके बाद उसे गर्म करते हैं, और आपका जो ये प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जानते हैं हीट क्या है आपकी, ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है? जूल्स होती है, और ये डिफाइन करी गई है 1 किलोग्राम के लिए। तो क्वांटिटी ऑफ हीट है ये। हीट किसमें मेजर होती है, किसमें मापते हो? ऊष्मा को जूल्स में मापते हैं। जो 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित कर देगी, उसे पिघला देगी, उसका गलन कर देगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बिल्कुल प्यार से पढ़ सकते हो। कोई भी ऐसी खतरनाक चीज नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि 1 किलोग्राम सॉलिड था, क्योंकि आप क्या कर रहे थे? आप फ्यूजन कर रहे थे, आप गलन कर रहे थे या संगलन कर रहे थे, ठीक है ना। और वो परिवर्तित 1 किलोग्राम लिक्विड में ही होगा ऑफ कोर्स। इसके लिए जो आप ऊष्मा लगाएंगे, हीट लगाएंगे, वो किस में आप मापेंगे? जूल्स में मापेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। उसी को क्या बोलते हैं? उसी ऊष्मा को संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, सिंपल गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो ये था आपका संगलन, ये था वेपराइजेशन। अब आप खुद बताइए वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन होता है आपका लिक्विड से गैस बनाना, तरल से गैस बनाना। मान लीजिए पानी ले रहे हैं हम, पानी को जब आप उबाल देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगा, हाँ, भाप बन जाएगा, या फिर जल वाष्प बन जाएगा। पानी जो है वो भाप लिख लीजिए या जल वाष्प बोल लीजिए। ये कौन से टेम्परेचर पे होगी? हम सबको पता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी, पानी के क्वथनांक पे होगी। अब ये भी क्या करेगा? ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। जैसे लेटेंट हीट अभी हमने पीछे पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं है, टेम्परेचर तो फिक्स है, स्थिर है, ठीक है। तो होगा क्या? ये भी आपका 1 किलो लेंगे, उसमें जो हीट लगेगी, उसमें जो ऊष्मा लगेगी, उसे जूल्स में नापेंगे, और लिक्विड से क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं या फिर वाष्पन बोलते हैं। हो गया परिवर्तन, और आपका बन गया ये गुप्त ऊष्मा ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन है द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, किसकी होगी? ये लिक्विड की होगी। ऐसे ही फ्यूजन किसकी होगी? सॉलिड की होगी। फ्यूजन जो है, जो हीट एनर्जी होगी, जो एनर्जी होगी, वो सॉलिड की होगी। लिक्विड क्वांटिटी ऑफ हीट, जो भी आपको ऊष्मा लगेगी ताप में किसी परिवर्तन के बिना, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, और ये क्या करेगा? लिक्विड को गैस में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। तो आसान था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारा सब्लिमेशन बचा है, ऊर्ध्वपातन बचा है, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी है, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर एक लेक्चर और लगेगा तो हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करेंगे, सारे बुक के करेंगे, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। जैसे ये तो सबने देख लिया
एक एग्जाम्पल हमने ये भी देखा सर्दियों में, ये क्या है, मान लीजिए ये बर्फ है, ये वाटर है, पानी है, और ये वाटर वेपर है, जल वाष्प यानी भाप। अब उल्टा करना था, वाटर वेपर, इसको किस में परिवर्तित करा हमने, पानी में परिवर्तित करा। दूसरा हमने लिक्विड से सॉलिड भी पढ़ा, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, हिमीकरण। जो चीजें आपको याद रखनी है, गैस से लिक्विड को क्या बोला था, इसको क्या बोलता, कंडेंसेशन। ठीक है, इसका हिंदी क्या था, संघनन। ठीक है, तो हिंदी वाले हिंदी याद रखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश याद रखें। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन या गलन, लिक्विड से गैस बॉइलिंग या वेपराइजेशन यानी क्वथन। तो ये चीजें हमने पढ़ी, ये याद रखनी है, नाम याद रखने हैं आपको, और इन्हीं से हमने परिभाषाएं बनाई थी, किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की बनाई थी और मेल्टिंग पॉइंट की बनाई थी। ठीक है, तो ये सब चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। गुप्त ऊष्मा हमने पढ़ा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बढ़ाता है, ये प्रश्न बहुत आता है, तो वो हमने डिस्कस किया कि क्यों नहीं बढ़ाता, क्योंकि ताप तो स्थिर है, ताप तो बढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ आप जो ऊष्मा दे रहे हो वो फोर्स को तोड़ रही है, आकर्षण जो बल है, आकर्षण का जो बल है कणों के बीच, उसको बस तोड़ रही है, और अवस्था में इसी प्रकार से परिवर्तन होता है। स्टेट जो है चेंज, वो फोर्स के तोड़ने से भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने घटने से भी हो सकती है, इसके अलावा आप बल को तोड़ दो, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा, बस एक बच गया, सॉलिड से सीधा गैस परिवर्तित करना और गैस से सीधा सॉलिड परिवर्तित करना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको, गैस से लिक्विड बनने का। सर्दियों के दिनों में खिड़कियों पे जो पानी जमता है, नमी जो है वो परिवर्तित हो जाती है आपकी पानी में। ठीक है, और ये तो आप जानते हो यार, ये तो डेली लाइफ का एग्जांपल है आपके लिए। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। अगर आप पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मज़ा आया हो तो, और बताइए अपने दोस्तों को, और देखते रहिए GVTI के और वीडियोस। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और मज़ेदार और चीज़ें हम पढ़ेंगे विद क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।